हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। 17वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, उच्च न्यायालय के संगठन को समझाइए, अथवा हम यूं कह दें, उच्च न्यायालय से संबंधित निम्न बिंदुओं की विवेचना कीजिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं योग्यताएं। दूसरा है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। यह प्रश्न हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 2019 के सामाजिक विज्ञान के पेपर में आ चुका हुआ प्रश्न है, तो ये विशेष ध्यान रखें। प्रश्न में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, सीधा सीधा उच्च न्यायालय के संगठन को भी पूछा जा सकता है। तो हम संगठन की बात करेंगे। देखिए, राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय है, यानी राज्य के स्तर पर जो सबसे बड़ी न्यायिक जो संस्था है वो उच्च न्यायालय, जिसको हम हाई कोर्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में। हमारे संविधान का अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। हर राज्य में प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, यानी 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे पंजाब, हरियाणा 2 राज्य हैं, उनका एक ही उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश है, उसका न्यायालय भी वहीं पर है, चंडीगढ़ में। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ये विशेष ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कितने हैं? 25। उच्च न्यायालय का संगठन या गठन इस प्रकार है। पहला जो बिंदु है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 का पैरा 1 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है और उसके जो अन्य न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम व राज्यपाल के परामर्श से करता है। कहने का अर्थ यह है कि जो राष्ट्रपति राज्य के जो हाई कोर्ट होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो उसमें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम एक संगठन होता है, कमेटी होती है न्यायाधीशों की, और राज्यपाल, जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश को चुना जा रहा है उस उच्च न्यायालय में, तो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श लेता है, कॉलेजियम से परामर्श लेता है, तब उस राज्य के लिए राज्यपाल से परामर्श लेकर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जबकि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा, किसमें? हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में, उन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिसको उसने इससे पहले चुना है यानी मुख्य न्यायाधीश के, और राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। ठीक है। कहने का अर्थ यह है, यदि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो होगा जैसे राजस्थान में नियुक्त किया जा रहा है अन्य न्यायाधीशों को, तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया और राजस्थान का राज्यपाल हो गया। तो इनसे राष्ट्रपति परामर्श करके राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। एक उदाहरण है अपने राज्य के लिए। ठीक है। दूसरा न्यायाधीशों की योग्यता है। अनुच्छेद 217(2) के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो, यानी भारत के किसी भी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। तीसरा है, उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी उच्च न्यायालय में 1 में या 2 में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील बोल देते हैं, अधिवक्ता क्या बोलते हैं? वकील रहा हो। ठीक है। तो ये योग्यताएं हैं न्यायाधीश के लिए। कार्यकाल की बात करेंगे अब।
अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत न्यायाधीश के कार्यकाल के संबंध में निम्न प्रावधान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकेगा। इसमें यह विशेष ध्यान रखें, इसका कोई विशेष कार्यकाल नहीं होता है कि 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। इसकी उम्र के आधार पर इसका कार्यकाल होता है, यानी वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर रह सकता है। 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसे अपने पद से इस्तीफा या रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। यदि उसका उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट में वो न्यायाधीश बन जाता है, मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश के लिए उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में यदि वो मुख्य न्यायाधीश बन जाता है तो वहां 65 वर्ष के लिए आयु है, तो वहां यदि वो बन जाता है तो अंतिम आयु 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय में अधिकतम 62 वर्ष है। ये विषय ध्यान रखना। दूसरा है, न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। यदि इससे पहले यदि वो अपना पद छोड़ना चाहता है 62 वर्ष की आयु से पहले, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तीसरी बात है, न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। यानी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया द्वारा दोनों सदन संसद के यानी लोकसभा राज्यसभा 2/3 बहुमत से यदि उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दें तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश दोनों को हटाया जा सकता है। अगली जो बात है, न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। यानी नियुक्त तो कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल, जिस राज्य में उसे नियुक्त किया गया है। जैसे राजस्थान के उच्च न्यायालय में किसी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया या अन्य न्यायाधीश को, तो उसके लिए शपथ ग्रहण जो होगा तो वो शपथ राज्यपाल दिलाता है। ये विशेष ध्यान रखें। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, शपथ राज्यपाल दिलाता है, और त्याग पत्र यदि न्यायाधीश देता है तो वो राष्ट्रपति को देगा। ये विशेष ध्यान रखें। या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति है, राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। यदि राज्यपाल नहीं है तो न्यायाधीशों का स्थानांतरण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। यदि न्यायाधीशों को यदि ट्रांसफर करना है तो उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है। यह बात संविधान के अनुच्छेद 222 में है। अब बात करेंगे न्यायाधीशों के वेतन की। अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। यानी अनुच्छेद 221 यह कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसका वेतन संसद विधि यानी कानून के द्वारा निश्चित करती है, समय समय पर निर्धारित करती है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए, वह अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। जैसे हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय में 51 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हैं? 51। तो जो मुख्य न्यायाधीश है उसको 2.5 लाख रुपए और बाकी अन्य 50 न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपए मासिक यानी महीने का वेतन मिलता है। ये विशेष ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की, जो अथवा में प्रश्न में पूछा भी गया था। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई। नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कॉलेजियम प्रणाली या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। निश्चित कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक है। निश्चित स्वतंत्रता है। संसद में न्यायाधीश के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं की जा सकती। केवल क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग, बाकी किसी भी बात पर चर्चा नहीं होगी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद
उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका है। यानी किसी भी न्यायालय में यदि न्यायाधीश अब उस पद पर रह चुका है न्यायाधीश के पर, तो वहां से रिटायरमेंट के बाद वहां उसमें निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा उस न्यायालय में। यह एक शर्त है। कार्यपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है, इसका कोई इस पर दबाव नहीं होगा। तो यह प्रश्न था हमारा 17वां, जो उच्च न्यायालय के संगठन का था। अब बात करेंगे हम उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र व शक्तियों की विवेचना। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र, यह प्रश्न भी आरबीएससी की 2018 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों में से संगठन या कार्यक्षेत्र में से एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। अब बात करेंगे हम उच्च न्यायालय के कार्य क्या हैं, शक्तियां क्या हैं। उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र एवं शक्तियां निम्न है। पहला है मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका अर्थ है कि पहले उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना, यानी जो भी विवाद हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? संसद एवं राज्य विधानमंडल। संसद यानी हमारी केंद्र सरकार, लोकसभा राज्यसभा, दोनों को मिलकर क्या है संसद, और राज्य में विधानमंडल या विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। संसद के या विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित कोई भी जो विवाद है, वो विवाद का निपटारा कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद, राजस्व से संबंधित कोई एकत्रीकरण विवाद है, वो निपटारा कौन करेगा? विधान मंडल नहीं करेगा, उच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा? उच्च न्यायालय। ये विषय ध्यान रखना। आगे बात करेंगे हम मौलिक अधिकारों व वसीयत। वसीयत होती है माता पिता से संतान जो वसीयतनामा लिखाती है, प्रॉपर्टी जो अपने नाम लिखाती है, वो वसीयत होती है। विवाह के कानून संबंधी, कंपनी का कोई कानून है, विवाह विच्छेद या तलाक से संबंधित, कहते हैं विवाह विच्छेद मतलब तलाक, इससे संबंधित जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई उच्च न्यायालय हाईकोर्ट करेगा। ये इसकी प्रारंभिक शक्तियां हैं तीनों, ये विषय ध्यान रखें। अब बात करते हैं याचिका अधिकारिता संबंधी। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पेक्षा 5 प्रकार की याचिका जारी कर सकता है। इनको मैं आपको बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी इनको जारी करता है, तो उसमें मैंने इनके सबके बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के लिए याचिका जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय इन 5 की याचिकाएं और मौलिक अधिकारों की भी जारी करता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के लिए याचिका जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय 32वें अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों के लिए याचिका जारी कर सकता है। ये विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम अपीलीय क्षेत्राधिकार की। उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। आयकर से संबंधित, पेटेंट है यानी कोई विशेष वस्तु, कोई कंपनी की वस्तु, गारंटी की वस्तु, डिजाइन के मामले हैं, कोई उत्तराधिकार का मामला है, इन मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि हम जिला न्यायालय के फैसले से इन मामलों में संतुष्ट नहीं हैं, तो हम हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं अपील करने के लिए। अब बात करेंगे हम आपराधिक अपीलीय क्षेत्र का। जब अपराधी को सेशन न्यायालय ने, सेशन होता है लोकल न्यायालय जो छोटा होता है, तहसील स्तर पर होता है लगभग, जब अपराधी को सेशन न्यायालय ने 4 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया है, कम से कम कितने वर्ष का दंड दिया हो? 4 वर्ष के लिए, या मृत्यु दंड दिया है, तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है।
यदि सेशन कोर्ट ने 4 वर्ष का कारावास दिया है या मृत्युदंड दिया है तो हम उसके खिलाफ यदि अपील करना चाहता है कोई व्यक्ति जो उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो उसकी अपील कहाँ करेगा? उच्च न्यायालय में कर सकता है। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो या उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी कोई ऐसा मामला है जिसमें संविधान के बारे में व्याख्या की गई है तो ऐसे प्रश्नों के बारे में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार है। आगे हम कल आपके लिए बताएंगे अभिलेख न्यायालय के बारे में, इसका जो चौथा जो कार्य है, बाकी हम अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत ही हो तो कमेंट में जाके जरूर पूछें, बाकी हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।